चलिए नेक्स्ट हेडिंग हमारी है और ये भी एक काफ़ी बेहतर डेरिवेशन है हेडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। ठीक है, स्फेरिकल सेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है, तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे जैसे ये कोई कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है। ठीक है, अब इसमें एक बात आपको और ध्यान रखनी है और इसे अभी नोट भी कर लेंगे, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है उससे मैं लिखवाऊंगा तो आप लिख भी लेंगे। ठीक है, लेकिन समझिए अगर ये कोई कंडक्टिंग स्फेयर है, सॉलिड हो या होलो हो, इसमें होता क्या है कि जैसे ही इसको चार्ज प्रोवाइड किया जाता है तो जितना चार्ज होता है सभी चार्ज सरफेस के ऊपर चला जाता है। सभी चार्ज कहाँ चला जाता है? सरफेस के ऊपर चला जाता है, मतलब इसके अंदर कहीं पे भी चार्ज होता नहीं है। ठीक है, तो इसी चीज़ को एक नोट के फॉर्म में लिख लें ताकि आप ना भूलें। लिखें कि when conducting sphere are charged, charge resides on their surface। ठीक है, स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। चलिए अब समझते हैं इसमें। देखिए हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ पूछता है। एक तो पूछता है कि इस कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, एक पूछेगा सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कितना होगा, एक पूछेगा अंदर बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और ये इसका सेंटर है। ठीक है, तो एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है, और हमें इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए समझिए यहाँ पे हम ऐसा मान लेते हैं कि इसका रेडियस r है। ठीक है, इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, क्योंकि केवल इसके ऊपर एरिया से ही हमें मतलब है, इसके वॉल्यूम से बिल्कुल मतलब नहीं है, क्योंकि जो भी चार्ज है वो इसके सरफेस पे है। बात समझ में आ रही है? तो हम बोलेंगे कि इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसका रेडियस r के बराबर है। ठीक है, अब हम बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट की। हम बोलेंगे when charge is present at point P, और ये पॉइंट P कहाँ है? आउटसाइड है। ठीक है, पॉइंट P कहाँ पे है? आउटसाइड है। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा इसमें। ठीक है, जैसे ये आपने लिया, ये आपका स्फीयर था, अरे थोड़ा छोटा बना लीजिए, फोटो यही समझिएगा कि यही फोटो है। ठीक है, इसका खुद का रेडियस कितना है? कैपिटल R के बराबर। इसका खुद का रेडियस कैपिटल R के बराबर है। हमसे पूछ रहा है कि इससे बाहर किसी पॉइंट पर, तो हम एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, इस तरीके से गॉसियन सरफेस बनाएंगे और बोल देंगे कि सेंटर से इसकी डिस्टेंस स्मॉल r है। ठीक है, और ये रहा पॉइंट P। अब इसी पॉइंट पर बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम इसके चार्ज की बात करें तो ये चार्ज क्या था? प्लस चार्ज था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या? आउटसाइड होगी। तो अगर हम बोलें कि इस पॉइंट पे कितना होगा तो आप बोलेंगे बाहर की तरफ। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो चार्ज है, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर रहेगा? बाहर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया कट करते हैं, तो इसका एरिया वेक्टर भी क्या इसी डायरेक्शन में होगा? तो बिल्कुल एरिया वेक्टर भी इसका इसी डायरेक्शन में होगा। तो छोटा सा पार्ट काटा है, इसीलिए डी ए वेक्टर ये हो जाएगा। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे सारी चीज़ें अगर ये आपको समझ में आ गई तो अब हम यहाँ से ये देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है इसके बीच का एंगल कितना मिला है? 0 डिग्री, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री है। अब हम देखेंगे कि इसके ऊपर, मतलब इसके कारण फ्लक्स कितना मिलेगा, तो हम बोलेंगे बाई कूलम्स लॉ के द्वारा हम देखेंगे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से मिलेगा फाई नेट इज इक्वल्स टू, हम लिखेंगे इस तरीके से E
डी ए कॉस थीटा, और थीटा के प्लेस पे कितना 0 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ से फाई नेट इज इक्वल्स टू आ जाएगा, ई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए हमेशा कांस्टेंट रहेगा, अंदर क्या बचेगा डी ए, मतलब अगर इस छोटे से पार्ट का एरिया डी ए है तो पूरे पार्ट का एरिया कितना होगा, तो पूरे पार्ट का एरिया हम सपोज कर लेते हैं ए, यानी कि जब इस छोटे से एरिया को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पूरा का पूरा यानी कंप्लीट एरिया मिल जाएगा। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि जो गॉसियन सरफेस है या इमेजिनरी है, ये सरफेस कैसा है, इमेजिनरी है। ठीक है, इमेजिनरी सरफेस का एरिया कितना होगा, मतलब इसका एरिया कितना होगा ये देखना है, तो एरिया इसका होगा 4 पाई। अब इस जो गॉसियन सरफेस बना है इसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर के बराबर, तो हम लिखेंगे 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। अब इस वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, तो देखिए फाई नेट इज इक्वल्स टू आपको यहाँ पे मिलेगा ये ई, तो ई के प्लेस पे ई, एरिया के प्लेस पे 4 पाई आर का स्क्वायर, ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम बोलेंगे कि दूसरी इक्वेशन बनानी है तो बाई गॉस लॉ, बाई गॉस लॉ। अब गॉस लॉ के थ्रू कौन सी इक्वेशन बनेगी, तो हम बोलेंगे फाई नेट इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्साइलन नॉट। ठीक है, लेकिन हमें Q तो दिया नहीं था, लेकिन हम लेट कर लेते हैं ये कि Q है, इसके ऊपर चार्ज कितना है Q, हम लेट कर लेते हैं, लेकिन लेट तो कर लेंगे, लेकिन Q की वैल्यू निकलेगी कैसे, तो होता है सिग्मा इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, सिग्मा इसके ऊपर है, जो चार्ज है वो इसके ऊपर है, ये गॉसियन के ऊपर नहीं है, ये अंदर वाले के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ से निकल के आएगा Q इज इक्वल्स टू सिग्मा ए। ठीक है, लेकिन हम इसका एरिया सपोज कर लेते हैं, इसका एरिया ए डैश के बराबर है। ठीक है, तो जो ये स्फेयर दिया था, इस स्फेयर का एरिया कितना है, ए डैश के बराबर, ऐसा हमने मान लिया। ठीक है, तो Q इज इक्वल्स टू सिग्मा, और सिग्मा तो ठीक है, लेकिन अगर एरिया की बात करें तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, ऐसा होगा, क्योंकि इसके एरिया की बात करें तो 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप चाहे तो वैल्यू पुट करिए, चाहे तो ना पुट करिए, लेकिन हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 4 पाई आर का स्क्वायर होगा। तो चार्ज हम रख लेंगे, अभी इसको रखेंगे, लेकिन अगर ये बोलें कि फाई नेट इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो बिल्कुल सही, इसे हम सेकेंड इक्वेशन मान लें, बोलेंगे बाई फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब पहले और दूसरे इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, तो देखिए ऊपर लिखा है E और ये लिखा है 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये मिल गया। अब देखिए यहाँ से E इज इक्वल्स टू Q अपॉन, अब 4 पाई आर स्क्वायर नीचे जाएगा तो 4 पाई आर स्क्वायर और ये रहा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसे हम लिख क्या सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन आर स्क्वायर, ये लिख सकते हैं बिल्कुल। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, K के बराबर, तो यहाँ से हम बोलेंगे कि E इज इक्वल्स टू आ जाएगा KQ बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर Q के फॉर्म में दिया है तब तो ये ठीक है, लेकिन अगर Q के फॉर्म में नहीं दिया है, हमें सिग्मा दिया है, हमें सिग्मा दिया हो तो Q इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, और चाहें तो आप यहाँ पे पुट कर लें। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा, E इज इक्वल्स टू आया क्या है, KQ बाई आर स्क्वायर, ये आया है। ठीक है, K के प्लेस पे आप क्या पुट कर सकते हैं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इंटू Q के प्लेस पे आप पुट करिए, वहाँ पे देखिए सिग्मा लिखा है, फिर लिखा है इंटू 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर अपॉन में क्या, ये आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसल आउट हो गया। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आया कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको हम लिख सकते हैं KQ बाई आर स्क्वायर, या फिर अगर इसकी बात करें तो ऊपर देखिए लिखा है सिग्मा आर स्क्वायर, तो सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ की बात करें तो सिग्मा गिवन होगा
रेडियस ऑफ स्फीयर गिवन होगा, एप्सिलॉन नॉट गिवन होगा, मतलब ये सारी चीज़ें कैसी होंगी, कांस्टेंट होंगी। लेकिन केवल और केवल वैरी करेगा आर, क्योंकि हम गॉसियन सरफेस जितना दूर लेते जाएंगे ये वही आर है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा आर स्क्वायर के। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो स्मॉल आर है, मतलब जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से बड़ा है, मतलब इसके बाहर है, ठीक है। तो एक चीज़ तो आपको मिल गई कि अगर जो पॉइंट है वो आउटसाइड हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी मिलेगी के क्यू बाई आर स्क्वायर। आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, ध्यान देखिए क्या रखना है कि क्यू के प्लेस पे अगर मान लीजिए यहाँ पे चार्ज न दिया होता, सिग्मा और आर दिया है, तो कैसे क्यू कैलकुलेट करेंगे, तो क्यू के प्लेस पे हम ये चीज़ रख देंगे, ठीक है। क्यू के प्लेस पे ये चीज़ रख देंगे और इसको कैलकुलेट इस तरीके से किया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं कन्फ्यूज़न होगा। तो ये एक पार्ट था जब चार्ज आउटसाइड था। अब हम देखेंगे जब चार्ज ऑन हो, मतलब ऑन द सरफेस हो, तो क्या होता है, ठीक है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। दूसरा तो और सिंपल है, उसमें वो बिल्कुल कॉम्प्लिकेटिव नहीं है, ठीक है। और तीसरा और सिंपल हो जाता है। तो यहाँ पे तो हम आराम से कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो भैया बोल देना, ठीक है। व्हेन चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस, चार्ज कहाँ पे प्रेजेंट हो, सरफेस पे। अच्छा, सरफेस का मतलब ये होगा कि स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ये था और गॉसियन सरफेस भी हम इसी के ऊपर बना दिए, क्योंकि चार्ज को हम इसी के ऊपर ले रहे हैं, ठीक है। मतलब इसी के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, ये मतलब है, ठीक। इसके ऊपर चार्ज कितना था, प्लस। तो इस बार करना कुछ नहीं है, यहाँ पे हमें ये पता है कि स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों आपस में क्या है, बराबर। और यहाँ से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आता था के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। या हम देखते थे कि ये आ जाता था सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। देखिए यही है, बिल्कुल यही है, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। सिंपल, स्मॉल आर के प्लेस पे कैपिटल आर पुट कर दीजिए, तो E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये आ गया, इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आर के प्लेस पे कैपिटल आर, तो आर का स्क्वायर, ये कैंसल आउट हो गया। तो E इज इक्वल्स टू आप सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं या लिख सकते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, कांस्टेंट और फिक्स और मैक्सिमम, कांस्टेंट, फिक्स और मैक्सिमम ये होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ये जो सरफेस पे होगा, जब पॉइंट सरफेस पे होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्या है, इसकी चार्ज डेंसिटी है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर क्या है, इसकी रेडियस है, ठीक है। तो ये तो ऑन द सरफेस था। लेकिन अब बात करते हैं कि इनसाइड चार्ज कहाँ प्रेजेंट हो, इनसाइड, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन चार्ज इज प्रेजेंट इनसाइड द स्फेयर या स्फेरिकल शेप, ये चीज़, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे इस कर लेना यार, ठीक है। अब देखो आपका ये जो रेडियस था वो स्मॉल आर था, आप अंदर किसी पॉइंट पर ले रहे हो, मतलब आपने P पॉइंट यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। अब आप गॉसियन सरफेस इस तरीके से बना रहे हो और आप ये जानना चाहते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना होगा। तो देखिए चार्ज तो यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। और इसमें हमने देखा था कि जब कंडक्टिंग स्फीयर हो तो चार्ज कहाँ पे होता है, सरफेस के ऊपर होता है, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे पहला कि फाई नेट, तो फाई नेट इज इक्वल्स टू अगर बात करें तो हम यहाँ पे लिखेंगे ई ए कॉस थीटा, ठीक है, ये लिख देते हैं। अब ई ए कॉस थीटा क्या है, वो इसका है, जो भी निकला है
वो इसके कारण फ्लक्स निकल के आया है, ठीक है। तो ये तो इसके कारण आ गया, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन आप मान लीजिए। अभी बिल्कुल दिमाग पे जोर मत लगाइए क्योंकि ये इतना ही सिंपल है, बस सेकेंड तो देखिए। अब हम लिखेंगे बाई गॉस लॉ, बाई गॉस लॉ। अच्छा, गॉस लॉ के थ्रू हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हम देख रहे हैं कि जो फाई नेट होता है वो होता है क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। लेकिन अगर क्यू इन की बात की जाए तो क्यू इन ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि इस सरफेस यानी इस स्फेयर के अंदर कहीं भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, मतलब इसके अंदर चार्ज की वैल्यू ज़ीरो है। तो हम बोलेंगे क्यू इन की वैल्यू क्या है, ज़ीरो। तो फाई नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो के बराबर, क्योंकि ज़ीरो अपॉन समथिंग इज ज़ीरो, ठीक है। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। तो अब हम बोलेंगे बाई फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट एंड सेकेंड से अब हमें क्या मिलने वाला है, ये एक बार देख लें। तो देखिए फर्स्ट और सेकेंड से तो लिखेंगे ई ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो। मतलब ये है कि इनसाइड कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगी, मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो होगी, ठीक है। तो अब इस चीज़ को हम शॉर्ट फॉर्म में समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। आप देख लीजिएगा, 3 कॉलम अपन बनाएंगे यहाँ पे, और यहीं पे एक ग्राफ भी बनाएंगे और ग्राफ को देखेंगे किस तरीके से देखा जाता है, ठीक है। जैसे अगर हम बोल दें इसमें कि स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आउटसाइड, पॉइंट कहाँ है, आउटसाइड। दूसरा हम ये बोल दें कि स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, यानी कि ऑन, ठीक है। तीसरा हम बोल दें ये कि जो स्मॉल आर, जो कैपिटल आर है वो बड़ा है और स्मॉल आर छोटा है, का मतलब इनसाइड, ठीक है, ये है। तो अब हमसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो देखिए अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ये होता था के क्यू बाई आर स्क्वायर के बराबर। क्या होता था, के क्यू बाई आर स्क्वायर के बराबर ये होता था, ठीक है। या फिर यहीं पे देखते थे कि ये आता था सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यहाँ पे ये आता था। यानी कि यहाँ से हमें देखने को मिलता था कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि E इज इक्वल टू आर आता के क्यू बाई आर स्क्वायर, या यहीं से देख रहे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रहा था। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कैसी मिल रही थी, कांस्टेंट मिल रही थी। ध्यान से आप चीज़ों को समझिएगा। लेकिन अगर इनसाइड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, ज़ीरो था, ठीक है। चलिए ग्राफ बनाते हैं इन तीनों की हेल्प से। तो ये हमारा स्फीयर था, ठीक है। इस तरीके से आप ये बना लीजिए, इधर ये, इधर ये, इधर माइनस आर ये जाइए, इधर प्लस आर ये जाइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ की अगर बात की जाए तो ध्यान से समझिएगा, ग्राफ इतना कॉम्प्लिकेटिव नहीं होता है, ग्राफ सिंपल ही होता है, ठीक है। ग्राफ सिंपल है, ग्राफ कॉम्प्लिकेटिव बिल्कुल नहीं है। देखिए अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि मतलब आर इज इक्वल टू आर, इसका मतलब आप इसके ऊपर हैं, मतलब सरफेस के ऊपर हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे r इज इक्वल टू कैपिटल R और यहाँ पे भी r इज इक्वल टू कैपिटल R, ये है, ठीक है। अब यहाँ की बात की जाए अंदर तो कैपिटल R की वैल्यू ज़्यादा थी और स्मॉल r की वैल्यू कम थी। यानी हम बात कर रहे हैं इनसाइड की, किसकी बात कर रहे हैं, इनसाइड की। तो देखो अंदर कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या थी, ज़ीरो थी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अंदर की तरफ क्या है, ज़ीरो, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अपन ऑन पे। तो ऑन का मतलब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट या के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और ये होता था मैक्सिमम, और मैक्सिमम का मतलब यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद हम गए थे आउटसाइड, मतलब बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर था और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, और इसका ग्राफ बनता है इस तरीके से, ठीक है। और हम यहाँ पे बोल देते हैं E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यहाँ पे भी E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया कि अगर कोई कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है तो उसके कारण
इनर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, आउटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ग्राफ किस तरीके से बनाया जाएगा, इस तरीके से बनाया जाएगा, ये सारी चीज़ें हमने देखी। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम शुरू करते हैं इसका मतलब आगे का डेरिवेशन। तो इसको पहले आप कॉपी कर लो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, मतलब किसी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये चीज़ अब हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो चलिए इसमें कुछ चीज़ें पहले समझ लेते हैं। तो देखिए हमारे पास था नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ये था हमारे पास। ठीक है, अच्छा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात करें तो ये स्फीयर दो तरीके का हो सकता है। एक तो हो सकता है हॉलो स्फीयर, ठीक है, और एक हो सकता है सॉलिड स्फीयर। तो देखिए होलो स्फीयर जो होता है उसके ऊपर ही चार्ज रिसाइड्स करता है। ठीक है, मतलब जो भी चार्ज होता है वो इस होलो स्फीयर के ऊपर होता है, इसीलिए ये बिहेव करता है एक कंडक्टर की तरह, बिहेव एज अ कंडक्टर। ठीक है, मतलब ये एक कंडक्टर की तरह इसी कारण ये बिहेव करता है। लेकिन अगर सॉलिड स्फीयर की बात करें तो सॉलिड स्फीयर में क्या होता है कि हम बोलते हैं चार्ज इज प्रेजेंट इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर। चार्ज कहाँ पर होता है, स्फीयर के अंदर। ठीक है, अब फिर भी इसमें समझिए कि चार्ज अंदर है लेकिन ये फिर भी दो तरीके का हो सकता है। एक तो हो सकता है यूनिफॉर्म, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, तो एक तो हो सकता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। ठीक है, और एक हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। मेरी बात समझ में आ रही है कि जो सॉलिड है उसके अंदर चार्ज प्रेजेंट होता है, लेकिन चार्ज जो होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो जो चार्ज होगा वो हर जगह सेम अमाउंट में पाया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कहीं पे डेंसर और कहीं पे रेयरर रहेगा। ठीक है, मतलब कुछ इस तरीके से हो सकता है ये, तो डेंसर और रेयरर ये हो सकता है। तो हम बोलेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है और ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन मान लीजिए इस चीज़ को हम समझ कैसे पाएंगे, अगर हमें बोल देता है कि नहीं बेटा आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई करो कि कैसे ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो देखिए ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो इसमें रो आता है, क्या आता है, रो, और रो होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है। ठीक है, आइडेंटिफाई करने में हम रो की हेल्प लेते हैं और हम यहाँ पे बोलते हैं कि अगर रो कांस्टेंट हुआ, अगर रो कांस्टेंट हुआ तो फिर ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म। लेकिन अगर यहीं पे रो कांस्टेंट नहीं हुआ, मतलब हम बोल देंगे नॉट कांस्टेंट, रो कैसा है, कांस्टेंट नहीं है। जब रो कांस्टेंट नहीं होगा तो हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो ये आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है कि अगर रो कांस्टेंट तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, अगर रो कांस्टेंट नहीं यानी कि नॉट कांस्टेंट तो ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन शो करेगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद ये चीज़ें निकल के आ गई। अगर हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें यानी रो की बात करें तो ये होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब देखिए इसी के बेस पे हम ये देखेंगे कि
कि अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो उसके कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, तो हमारी हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, अब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है हमें। उसी तरीके से देखो, जैसे ये एक स्फीयर दे रखा था, ठीक है, इसकी चार्ज डेंसिटी इस बार रो होगी, इसका रेडियस अपन सपोज कर लेते हैं r है। ठीक है, चार्ज हम मान लेते हैं कि q है, ये हम अपनी तरफ से लेट कर रहे हैं, लेकिन गिवन ये और ये था। ठीक है, चार्ज है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, और हम यही केस पढ़ते हैं क्योंकि हमारे में यही केस गिवन है। ठीक है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमसे पूछ रहा है कि ये बताइए कि अंदर एक पॉइंट दिया गया है P, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इस सरफेस के ऊपर एक पॉइंट दिया गया है P, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और एक बाहर दिया गया है इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ये तीनों तीन केस बनाएंगे। ठीक है, ये तीन केस है। तो यहाँ से कुछ चीज़ें तो पहले कैलकुलेट कर लें कि रो बराबर होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अगर इसका रेडियस r है तो इसके वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम इसका हो जाएगा वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। तो ये आ गया। अगर Q की बात करें तो ये आ जाएगा रो इंटू वी। ठीक है, ये हम अभी यूज़ करेंगे। अब हम केस फर्स्ट देख लेते हैं। हम बोलते हैं कि चार्ज कहाँ पे, सॉरी, एट पॉइंट P, लेकिन P कहाँ पे है, आउटसाइड। P कहाँ है, आउटसाइड। ठीक है, और आउटसाइड का मतलब ये है कि देखिए ध्यान से, जैसे ये आपका कंडक्टर था, सॉरी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर था। ठीक है, इससे हम R, ये कैपिटल R था, हम स्मॉल r डिस्टेंस पर एक गॉसियन सरफेस, स्मॉल r डिस्टेंस पर हमसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इसके लिए हम एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। ठीक है, ये गॉसियन सरफेस बनाएंगे, फिर इस पॉइंट पर देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलता है। ठीक है, ये देखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसके कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये मिलेगी। हम यहाँ से एक छोटा सा टुकड़ा कट कर रहे हैं जिसका एरिया है, जिसका एरिया दे रखा है DA के बराबर। अगर इसके एरिया वेक्टर की बात करें तो क्या इसका एरिया वेक्टर ये रहेगा। ठीक है, तो दोनों के बीच का एंगल थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री। और यहाँ पे अगर cos 0 डिग्री की बात करें तो cos 0 की वैल्यू होगी 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फाई इज इक्वल्स टू क्या EA cos थीटा, ये होगा EA cos थीटा। और हम इस पूरे, इस वाले स्फीयर का जो एरिया है वो A मान लेते हैं। ठीक है, एरिया इसका पूरा कितना मान लें, A के बराबर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे फाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे थीटा के प्लेस पे 0, तो ये E आ जाएगा। अगर इसके हम एरिया की बात करें तो एरिया कितना होगा, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, क्योंकि हम इसका एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर ये आ जाएगा। एरिया रखिए 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर और cos 0, तो यहाँ से फाई की वैल्यू आ जाएगी E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि cos 0 की वैल्यू होती है 1 के बराबर। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब हम बोलेंगे बाई गॉस लॉ, बाई गॉस लॉ। अब गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या देखेंगे कि जो फाई होगा वो होगा Q इन अपॉन एप्साइलन नॉट, और इसको हमने लेट किया है Q अपॉन एप्साइलन नॉट, इसे हम मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम बोलेंगे बाई फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट एंड सेकेंड से हम क्या देखने वाले हैं यहाँ पे कि यहाँ पे E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्साइलन नॉट, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ से E इज इक्वल टू निकालेंगे तो Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर एप्साइलन नॉट, ये आएगा।
यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/r² ये लिख सकते हैं, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है K, तो लिखेंगे KQ/r²। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ठीक है, कि ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हम बोलेंगे यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के, ठीक है। मतलब आप इस स्फीयर से जितना दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज़्यादा कम होते चला जाएगा, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। इसे आपको ध्यान रखना है क्योंकि ग्राफ बनाने में यही काम में आता है। ये तो हमें इसी से हमें ये चीज़ पता चलता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर Q पुट करना चाहें तो Q के प्लेस पे आप क्या पुट करेंगे, तो ये रहा K। Q के प्लेस पे यहाँ पे रख सकते हैं ρV, क्या रखेंगे, ρ × V अपॉन यहाँ पे r², तो r², ये रख सकते हैं। K के प्लेस पे आप रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रो के प्लेस पे रो, वॉल्यूम के प्लेस पे 4/3 पाई r। अब यहाँ पे r कौन सा है, कैपिटल R, तो πr³ अपॉन में क्या आ जाएगा, r², ठीक है। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो बचेगा ρr³ 3 एप्सिलॉन नॉट r², ठीक है। देखिए ये रो कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है क्योंकि रेडियस है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। यहाँ पे भी हमें E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² ये दिख रहा है, ठीक है। तो ये यूज़ करें या वो यूज़ करें, तो ये हमने देखा, इसे हम साइड में कहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है। हम यहीं पे लिख लेते हैं कि फर्स्टली जब r यानी कि स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R था, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं अपन कि स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R है। तो स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R था तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल r² था, ठीक है। अब हम इसको हटा देते हैं। अब हम देखते हैं सेकेंड, और सेकेंड हम बोलेंगे कि एट पॉइंट P, और यहाँ पे कहाँ है, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस। अब ऑन द सरफेस का क्या मतलब है वो चीज़ देख लें, लेकिन हम यहाँ पे बस सब कुछ हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं। यहाँ पे चलिए सबको मिटा दे रहे हैं अपन, और यहाँ पे फिर से ध्यान से देखिएगा। इस बार ऑन द सरफेस का मतलब यहीं पे बातें कर रहा है, तो जब यहीं पे बातें कर रहा है तो स्मॉल r और कैपिटल R आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, ठीक है। तो अभी हमने देखा था कि स्मॉल r के प्लेस पे देखिए हमें कैपिटल R ही पुट करना है, तो फिर हम यहाँ पे बोलेंगे कि E = KQ अपॉन, देखो इसके पहले था स्मॉल r का स्क्वायर, तो KQ अपॉन, अब स्मॉल r के प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे, हम पुट कर देंगे कैपिटल R, तो E = आ जाएगा KQ बाई कैपिटल R का स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर Q के प्लेस पे अपन पुट करें तो क्या पुट करेंगे, ρV, तो यहाँ पे K ρV अपॉन r², ये चीज़ ठीक आ गया। यहाँ पे ध्यान से मेरी बात समझिएगा, K एक कांस्टेंट होता है, रो ये गिवन है मतलब ये भी एक कांस्टेंट है, वॉल्यूम इसका कांस्टेंट होगा, ठीक है, ये भी कांस्टेंट होगा। अगर रेडियस की बात करें तो ये भी गिवन है और ये भी कांस्टेंट है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलने वाली है, कांस्टेंट, मतलब जो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कांस्टेंट होगा और KQ/r² के बराबर होगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट और सेकंड में कोई लोचा नहीं था, मेन लोचा था थर्ड में, क्योंकि इनसाइड की अपन बात करेंगे तो इनसाइड में ही हमें चीज़ों को समझना होगा, ठीक है। बट यहाँ पे आप सेकेंड में ये बोल सकते हैं कि जब R और R दोनों बराबर थे तो E था कांस्टेंट, E था कांस्टेंट, बस ये, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इनसाइड द सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे एट पॉइंट P, कहाँ पे, इनसाइड। अब इनसाइड का क्या मतलब है कि जो स्मॉल r है वो कैपिटल R से छोटा है, ठीक है। अब देखिए इसका क्या मतलब ये कि अगर आपने ये स्फीयर लिया था ओरिजिनल वाला, कैसा था, ओरिजिनल वाला, ठीक है, ये था,
अब हमें अंदर की तरफ लेना है, तो अंदर एक गॉसियन सरफेस अपन बनाएंगे। अंदर क्या बनाएंगे? एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। तो ये अंदर एक गॉसियन सरफेस रहा, ठीक है। अगर हम इस वाले की बात करें जो ओरिजिनल था, तो इसका रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है। अब अंदर वाले की बात करें तो अंदर वाले का रेडियस है स्मॉल आर, ठीक है। अब देखना है हमें इसके ऊपर सारी चीज़ें, तो यहाँ से देखिएगा फट से कि हम लिखेंगे कि फाई इज इक्वल्स टू, फाई नेट इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए ई ए कॉस थीटा की बात कर रहे हैं, तो फाई नेट इज इक्वल्स टू ई के प्लेस पे ई ए और कॉस थीटा, यहाँ पे जो एंगल आपको मिलेगा वो 0 डिग्री मिलेगा, ठीक है। बात ये है कि अंदर चार्ज है और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बाहर की तरफ रहेगा, एरिया वेक्टर भी क्या बाहर की तरफ रहेगा। तो यहाँ से हमें देखने को मिलेगा ई ए और ये कॉस 0, ठीक है। अब देखिए एरिया, किसके एरिया की बात हो रही है, तो एरिया बात हो रही है इसके एरिया की, ठीक है। इसके एरिया की बात हो रही है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे देखिए ई ए कॉस 0 और cos 0 की वैल्यू 1, अगर हम एरिया यहाँ से सबसे पहले फाई नेट, तो फाई नेट इज इक्वल्स टू ई ए आ जाएगा, ठीक है। एरिया की बात करें तो ये आएगा 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ से रखेंगे फाई नेट इज इक्वल्स टू ई के प्लेस पे ई, ए के प्लेस पे 4 पाई आर का स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। तो ये तो हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब हम बोलेंगे बाई गॉस लॉ। गॉस लॉ से हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ से ये देखने को मिलेगा कि फाई नेट जो आएगा वो आएगा क्यू इन अपॉन एप्साइलन नॉट से, ठीक है। अब क्यू इन की वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो देखिए इसको अंदर जो चार्ज प्रेजेंट है इसको क्यू डैश मान लेंगे। क्या मानेंगे? क्यू डैश मान लेंगे। अब यही क्यू डैश हमें चाहिए, तो यहाँ पे क्यू इन के प्लेस पे आप रखेंगे क्यू डैश अपॉन एप्साइलन नॉट। अब हमें क्यू डैश चाहिए, तो देखिए इसके अगर डेंसिटी की बात करें तो रो होता है चार्ज, बताइए इसका चार्ज कितना है, तो बोलेंगे क्यू डैश अपॉन, अगर इसके वॉल्यूम की बात करें, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, अगर इसके वॉल्यूम की बात करें तो इसके वॉल्यूम को बोल देंगे वी डैश, तो हम लिखेंगे वी डैश। तो क्यू डैश बराबर क्या, रो इंटू वी डैश आएगा। अब यहाँ पे रो तो ठीक है, वॉल्यूम की बात करें तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई, इसका रेडियस है स्मॉल आर, तो स्मॉल आर का क्यूब, ये आ जाएगा। तो वॉल्यूम के प्लेस पे रखेंगे 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है। ये आ गया वॉल्यूम, सॉरी ये आ गया टोटल चार्ज, पुट करिए तो यहाँ से रखेंगे फाई नेट इज इक्वल्स टू क्यू डैश के प्लेस पे रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये रख देंगे अपॉन में एप्साइलन नॉट, ये रख देंगे, ठीक है। और इसे हम बोल देंगे बेटा तुम सेकेंड इक्वेशन हो, ठीक है। यहाँ से ये आपको याद रखना है, ये याद रखिए कि ये है। अब हम इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, मतलब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, तो हम बोलेंगे बाय फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखिए फर्स्ट और सेकेंड से क्या मिलेगा कि ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एप्साइलन नॉट। तो ई की वैल्यू आ जाएगी रो इंटू 4 पाई आर क्यूब अपॉन में, देखिए ये 4 पाई आर स्क्वायर तो आएगा, 3 जो था वो नीचे आ गया, नीचे एप्साइलन नॉट भी है, ठीक है। इसको भी अब अपन हटा दे रहे हैं क्योंकि अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए रो तो रहेगा, बात यहाँ पे 4 पाई, तो 4 पाई से 4 पाई, आर स्क्वायर से ये कैंसिल, ऊपर केवल आर बचेगा, बचा क्या है रो आर अपॉन 3 टाइम एप्साइलन नॉट, ये बचा है, ठीक है। ध्यान से यहाँ पे समझिएगा, रो जो है वो कांस्टेंट है, देखियो ये वैल्यू तो आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है
रो आर अपॉन 3 टाइम एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मतलब ये है कि अगर अंदर की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा रो आर अपॉन 3 टाइम एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान से समझिए कि रो जो है और एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब कि ई की सारी डिपेंडेंसी आर के ऊपर होगी। ठीक है, मत ये है कि डिस्टेंस जितना ज़्यादा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं थर्ड में कि जो ई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर है। हमें इन्हीं तीनों की हेल्प से अब ग्राफ बनाना है। मुझे उम्मीद ये है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। अगर ये चीज़ समझ में आ गई है तो अब हम थोड़ा ग्राफ के ऊपर वर्क कर लें। देखिए, इसमें तरीका याद रखिएगा कि इस तरीके से इस चीज़ को सॉल्व किया जाता है, इस तरीके से इसको प्रूव किया जाता है और समझिएगा भी इसको कि इस तरीके से इसको समझा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम ग्राफ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ग्राफ ध्यान से देखिएगा, हमें आर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का ग्राफ देखना है। ठीक है, देखिए शुरुआत कहाँ से करते हैं, तो शुरू करते हैं 0 से। मतलब पहले तो अंदर से बात करेंगे ना, पहले अंदर का मतलब हम बोल रहे हैं ये कि आप कहीं अंदर हो, फिर इस सरफेस पे जाओगे, फिर तो बाहर जाओगे ना। तो सबसे पहले अंदर, और अंदर में ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। और कभी भी इस तरीके का आए तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है। क्या बनती है? स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और ये जाएगी कहाँ तक? मैक्सिमम तक। यानी R की वैल्यू जब R के बराबर होगी तो ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, लेकिन उसके पहले जो E है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होगा। मतलब R बढ़ेगा तो E बढ़ेगा। जैसे जैसे आप जाएंगे इधर की तरफ तो आपका E भी ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, लेकिन एक समय आएगा कि ये अपने मैक्सिमम पे चला जाएगा। और मैक्सिमम पे कब होगा? जब रेडियस के बराबर हो जाए। ठीक है, अब उसके बाद की दुर्घटना देखिए, हम यहाँ तक पहुँच गए, फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया, R बराबर R हम पहुँच गए। और यहाँ पे जो R है वो स्मॉल कैपिटल R से छोटा है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं जब बाहर जा रहे हैं, मतलब कैपिटल R छोटा है और स्मॉल r ज़्यादा है, तो यहाँ पे E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है। तो E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर का ग्राफ इसके पहले भी हमने देखा था, कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ ये कुछ इस तरीके से ये बनेगा। तो हम बोलेंगे E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर का ग्राफ ऐसा है। ठीक है, तो देखिए इसमें इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, एकदम सिंपल है, मज़ा आएगा। ठीक है, तो आप इन डेरिवेशंस को अच्छे से देख लीजिएगा। कहीं पे भी आपको कहीं कन्फ्यूज़न अगर नज़र आए तो आप डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तो आज की सभा हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।